आज हम लोग बीपीएससी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पेपर 4 जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 082020, तो इसमें जो पेपर 4 है उसका सिविल इंजीनियरिंग से जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो केवल सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यदि आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें है वन और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स which act like the glass in the greenhouse causing the earth atmosphere to warm, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है गैस वो अर्थ एटमॉस्फेयर को वार्म करता है, ठीक है। तो जनरली जो है यहाँ पे लिया जाता है आंसर जो है ए जो है इसका करेक्ट आंसर है CO2। CO2 जो है जो फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन जब होगा तब उससे जो है इमिशन होता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जब कंबशन होगा तब जो है CO2 का इमिशन होता है, जिससे कि जो अब ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन इसका सबसे ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण जो अर्थ जो है वार्म होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन एट हाई टेम्परेचर, दे पॉल्यूट एयर व्हिच when inhaled turns into a acid into the lungs which eats away at the lungs spongy structure causing it to lose the capacity to absorb oxygen from the air, as a result of which person suffer from the shortness of breath. These pollutants penetrate deep into the lungs. Such pollutants are, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको जो कौन सा ऐसा pollutants है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कंबशन के कारण फॉर्म होता है, ठीक है। एंड जो आपका जो है जो आप ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, तो उसको इफेक्ट करता है, आपका लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, तो जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है NOx, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब आप कंबशन होता है अराउंड 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये आपका जो है एयर वाल्व्स में इरिटेशन क्रिएट करता है और जो है आपका लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण बहुत सारा अस्थमा एंड अदर जो है ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्लू गैसेस फ्रॉम सल्फर ऑक्साइड विद ए व्यू टू कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज अचीव्ड। जो भी हमारा फ्लू गैसेस होता है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम रिमूव करना होता है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड यदि आप रिमूव करिएगा तो वो उतना इफेक्टिव पॉल्यूटेंट नहीं रहता, तो इसलिए जो है जो भी गैस है उसमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ऑक्साइड्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सल्फर ऑक्साइड को जब रिमूव करते हैं तो या तो आप बोल सकते हैं इसमें वेट स्क्रबर या फिर ड्राई स्क्रबर से इसको रिमूव किया जाता है, जो कि SO2 को क्या करता है, अलग कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फ्लू गैस में से। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द लाइम, ठीक है। तो इसमें जो हम यूज करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और आप बोल सकते हैं इसमें जो यूज करते हैं यूजली लाइमस्टोन और लाइम इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जनरली जो वेट स्क्रबर जो है आपका, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है सल्फर ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका लाइमस्टोन और या फिर लाइम का यूज किया जाता है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द डैम्स लेक्स। ठीक है, जहां भी डैम बनता है तो ये यदि इसका अपस्ट्रीम है तो यहाँ पे वाटर जो है जमा होगा। ठीक है, तो डैम्स लेक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, इससे रिलेटेड यदि आप देखिएगा तो सबमर्ज वेरी लिटिल एरिया, क्योंकि डैम जब बनता है तो अपस्ट्रीम में बहुत ही लार्ज एरिया को सबमर्ज्ड करता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट आर यूजुअली रिगार्डेड एज डर्टी एंड हार्मफुल, ऐसा नहीं है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जो है डर्टी एंड हार्मफुल हम उसको नहीं करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल है वो। नेक्स्ट आप देखिए, चेंज मार्क द लोकल, जब भी हम डैम बनाते हैं तो उसका जो अपस्ट्रीम साइड में वाटर जो जमा होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो है अपस्ट्रीम साइड में इकोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आंसर जो है, चेंज मार्केटली द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन vary the pressure applied to the land and ground water level। सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। ओके, सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे पूछा वेस्ट वाटर का है। वेस्ट वाटर कैन बी मेड पोर्टेबल एंड यूजेबल बाय एम्प्लॉइंग। जो वेस्ट वाटर है उसको जो है हम पोर्टेबल कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने को। तो ट्रीटमेंट, हम क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे जिससे कि वेस्ट वाटर जो है पोर्टेबल या ड्रिंकेबल हो जाए। तो वेस्ट वाटर जो होगा उसमें तो एक चीज तो कंफर्म है, उसको डिसइंफेक्शन करना ही पड़ेगा जिससे कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे। तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे तो डिसइंफेक्शन जब कीजिएगा तो आपको क्लोरीन एंड और या फिर ओजोन ये सब का यूज करते हैं हम। ठीक है, ओके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्लोरीन या फिर ओजोन जो है यहाँ पे है। तो आंसर ये हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कर लिए वेस्ट वाटर का, पहले सेडिमेंटेशन, उसके बाद एज ए फिजिकल मेथड, उसके बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए लाइक क्लोरीन या फिर ओजोन, जो कि एक डिसइंफेक्शन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है फोर्सेस इक्वल टू P, 2P, 3P एंड 4P act along the side AB, BC, CD and DA of a square ABCD। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन। सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर है। ठीक है, A, B, C एंड D। ओके, अब इस स्क्वायर पे जो है अलोंग द एजेस, डिफरेंट एजेस आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जो P फोर्स है, P वो अलोंग AB है, तो AB के अलोंग P फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं P फोर्स अलोंग द AB। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है 2P जो है, 2P वो अलोंग, जो 2P फोर्स है, 2P फोर्स जो है वो अलोंग BC है, तो BC ये हो गया, तो यहां पे आपका 2P आ गया। ओके, उसी तरह से 3P जो है अलोंग CD है, CD जो है ये है, तो इसके अलोंग जो है ये हो गया 3P। एंड सिमिलरली जो आपका 4P है, 4P वो अलोंग DA है, DA। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये हो गया 4P। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है एक स्क्वायर ABCD पे लग रहा है। ठीक है, अब पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। पहले तो रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है। तो यहाँ पे यदि देखिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जाए, ये x है एंड सपोज कीजिए ये y है। ठीक है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन में कितना आ रहा है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x यदि देखें, कैलकुलेट करें। ठीक है, तो x के डायरेक्शन में कौन कौन सा, एक P है और 3P है। ठीक है, P लग रहा है एंड 3P लग रहा है, करेक्ट। तो हम 3P माइनस P यदि करें तो 2P जो है,
2p का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव x, करेक्ट। तो ये इतना लग रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली नेट इन y डायरेक्शन यदि आप कैलकुलेट करिएगा, नेट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्सेस यहां पे लग रहा है, तो y डायरेक्शन में जो आपका लग रहा है 2p एंड 4p, ठीक है। तो 4p माइनस 2p, ये हो गया आपका 2p, तो कौन सा नेट आएगा, नेट अपवर्ड आएगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो अपने को नेट पता चला नेगेटिव x डायरेक्शन में नेट लग रहा है 2p का, एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन में नेट लग रहा है 2p का, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं एक बार, नेगेटिव x पॉजिटिव y, यहां कितना लग रहा है 2p, यहां कितना लग रहा है 2p, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आपका ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√2p। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस, जो फोर्स सिस्टम है आपका p2p 3p 4p, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा 2√2p, करेक्ट। तो रिजल्टेंट जो है 2√2p आएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहां पे 2√2p दिया हुआ, तो आपको एंगल निकालने का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही बी आंसर हो जाएगा। बट फिर भी जो रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल निकालने के लिए टेन थीटा 2p डिवाइडेड बाय 2p, तो ये हो गया 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपका सिविल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ए मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक व्हीकल है, ये मूव कर रहा है कितना से, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, करेक्ट, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ही सडनली अप्लाई द ब्रेक, और ये जो है सडनली जो है ब्रेक अप्लाई किया, जो ब्रेक अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये तुरंत रुका नहीं, कुछ सर्टेन डिस्टेंस स्किड हुआ, स्किड होने के बाद जो है ये स्टॉप हुआ, तो कितना स्किड हुआ, he suddenly apply the brakes and comes to rest after skidding to a distance of 100 मीटर, तो ये 100 मीटर जाके तब जाके ये रुका है आपका, तो कितना 100 मीटर पे, यहां पे वेलोसिटी हो गया 0, रेस्ट में पहुंच गया। ओके, ठीक है। तो जब वो ब्रेक लगाया होगा तो क्या हुआ होगा, जब ब्रेक लगाया होगा तो सरफेस और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, सरफेस एंड टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो उसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो अपोज कौन करेगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो अपोज कौन करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको अपोज करेगा, और अपोज करते करते उसके वेलोसिटी को 0 कर देगा। ओके, अब बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लेना है आपको, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा आपसे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार टू स्टॉप, अब यहां से यहां जो है मूव करने में टाइम कितना लगा होगा, मतलब 100 मीटर कवर करके जब वो रुक रहा है तो उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो टी पहले निकालना है, उसके बाद जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन जो है पिक्चर में आ रहा है, जो भी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पिक्चर में आ रहा है उसका वैल्यू कितना है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू आपसे पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक टाइप बिटवीन द टायर, यहाँ पे टायर होगा आपका, बिटवीन द टायर एंड रोड, ठीक है।
टैड एंड रूट। ओके, यहां तक समझ आ रहा है। अब जब कोई भी व्हीकल जब इनिशियली यहाँ पे है ए पोजीशन पे, फिर ये यहाँ पे बी पोजीशन पे जाके रुका, तो ए पोजीशन पे उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लेट अस अज्यूम जो इसका मास है m मास है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv²। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको धीरे धीरे क्या हुआ, व्हीकल रुक गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो जीरो जो कौन किया, फ्रिक्शनल वर्क डन हुआ यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 100, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ m इंटू यू का वैल्यू कितना 25 होल स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इंटू m इंटू g, वेट ऑफ द व्हीकल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, f क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहां से आप f का वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू जी इंटू 100। तो ये निकालने के बाद इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा नियर टू आपका 0.3125। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कितना आ गया, 0.3125। ठीक है, तो पहले तो ये इससे देख लेते कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3125 दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको बस एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम निकालने का जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, टाइम निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा सी। ठीक है, बट टाइम कितना लगेगा वो कैसे निकालेंगे, यदि टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम आप कैसे निकालोगे, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको u इक्वल टू, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे डी एक्सेलरेट कर रहा है, तभी जाके व्हीकल रुक रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब at, तो यहाँ पे t इक्वल टू यू बाय ए, t जो है आपका टाइम टू स्टॉप, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू u डिवाइडेड बाय डी एक्सेलरेशन। ये क्या है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तभी जाके व्हीकल रुक रहा होगा, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इनटू mg, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, तो यही आपका m इंटू ए, डी एक्सेलरेशन इंटू मास दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपको जो आपका ए का वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू f इंटू जी, जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू हियर, t इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय f इंटू जी। ठीक है, तो t इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय f इंटू जी, यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25, f आपने निकाला 0.3125 इंटू जी इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 सेकेंड, कितना आएगा 8 सेकेंड। ठीक है, तो इसको व्हीकल को ब्रेक लगाने के बाद 8 सेकेंड चाहिए स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए। व्हीकल मूव कर रहा है, ब्रेक लगाया, उसके बाद 8 सेकेंड चाहिए वो रुकेगा तब। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, सी जो है करेक्ट आंसर है। फाइन, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यदि देखा जाए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए दो टाइप का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। पहले समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, तो क्या मैं बोला कंजर्वेटिव फोर्स जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of path, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, यदि आप कोई भी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। सपोज कीजिए आप जो है ये ग्राउंड लेवल है, आपने एक बॉल को उछाला, यहां से एक बॉल को उछाला, ये ऊपर गया, फिर से ये बैक टू नीचे आ गया, तो नेट यहां पे देखा जाए तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है में कोई चेंजेस नहीं आया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं। आपने बॉल उछाला, ग्राउंड से बॉल गया ऊपर, फिर नीचे ग्राउंड पे आ गया, तो नेट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन जो है 0 रहेगा। इस केस में वर्क डन कितना रहेगा? 0, कोई वर्क डन नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो कितना डिस्टेंस गया, फिर कितना डिस्टेंस वो नीचे आया, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कहां पे, ठीक है। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स depends upon length of path। ये जो आपका पाथ पे डिपेंड करेगा, कितना डिस्टेंस वो मूव किया है, ठीक है। जैसे कि आप फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ज्यादा वर्क डन उसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज ये जो है, ये यहाँ पे था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर जो है यहाँ पे आया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया लेटर से पाई डी पेरीमीटर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाइन। नॉन वर्क डन इसका, तो F इंटू mg मल्टीप्लाई बाय पाई डी। तो यहां पे यदि आप देखोगे, यहां पे जब देखोगे तो ये इस केस में जो कोई भी बॉडी मूव किया और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। बट जो फ्रिक्शनल वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है जो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो आपको लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, इट एक्ट्स अपॉन, नहीं, डिपेंड करेगा पाथ पे। एक्ट ऑन ए पार्टिकल, पहला क्या वुड बी नेगेटिव, विल बी लीड टू लॉस ऑफ इन एनर्जी, नहीं। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वुड बी 0 इफ द मूविंग पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये भी गलत। इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा जो है वर्क डन जो है पॉजिटिव ही मिलेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। ये घूम के फिर वापस आ गया तो वर्क डन जो है पॉजिटिव आ जाएगा आपको, ठीक है। सो वर्क डन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ऑलवेज यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये आपका सर्वेइंग से क्वेश्चन है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से, सर्वेइंग से यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लिखा हो, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम एरिया का मेजरमेंट करते हैं। फोटोग्राफ जो होता है, फोटोग्राफ में एरियल मेजरमेंट, एरिया का जो मेजरमेंट है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? तो इसका सीधा आंसर प्लानीमीटर। प्लानीमीटर का हम यूज करते हैं एरिया मेजर करने के लिए इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में एरिया मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लानीमीटर का। ये
याद रखना आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट, ये भी सर्वेइंग का क्वेश्चन है, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है एक इक्विपमेंट होता है सर्वेइंग, जिसके थ्रू जो है हम हॉरिजॉन्टल कोई भी ऑब्जेक्ट है एक डिस्टेंस पे, तो उसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बन रहा है, वर्टिकल एंगल कितना बन रहा है उस ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम मेजर करते हैं थियोडोलाइट से। ठीक है, तो थियोडोलाइट जो है आपका हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल दोनों देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिसाइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन द डेजिग्नेटेड विजिबल पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, सपोज कीजिए क्या है, जैसे कि आप एक ये है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल कितना बन रहा है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बन रहा है, दोनों जो है हम मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डंपी लेवल। डंपी लेवल जो ये भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम जब लेवलिंग करते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है डंपी लेवल को। डंपी लेवल एक आपको टेलीस्कोप जो है, एक ऐसे करके टेलीस्कोप जो है लगा रहता है और ट्राइपॉड पे फिक्स रहता है, ट्राइपॉड पे। ठीक है, ये बस हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये ऐसा टेलीस्कोप है, ये बस हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है डंपी लेवल, डंपी लेवल। तो इससे करते क्या है, एक हम वर्टिकल स्टाफ रखते हैं यहाँ कोई भी डिस्टेंस पे, ये ग्राउंड है, इसमें जो ग्रेजुएशन होगा मतलब स्केलिंग किया हुआ रहता है, और यहां से हम देखते हैं तो कोई भी एक डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है यहाँ पे होगा, तो हम उसका लेवल पता किए जो ये कितना डिस्टेंस पे है, ये लाइन ऑफ साइट 5 मीटर। तो डंपी लेवल का यूज कहाँ पे होता है, देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर चेकिंग द पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, हैज फर्मली secured telescope which rotate only in the vertical plane। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे, हैज ए फर्मली सिक्योर्ड टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है which can rotate only in the horizontal plane, ये only horizontal plane में ही रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये only आपका horizontal plane में रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये आपका सॉम का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, बेसिक चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे पूछा इन जनरलाइज 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो 3 डायमेंशनल यदि स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम डिनोट करते हैं, देखिए ये 3D बॉडी हो गया, इस पे यदि स्ट्रेस हम दिखाएं जितना भी पॉसिबल है, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, ठीक है, टाउ एक्स जेड, सिग्मा वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, सिग्मा जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। ठीक है, ये सारे स्ट्रेस जो है पॉसिबल होते हैं, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें जो स्ट्रेस है, क्या क्या पॉसिबल स्ट्रेस हो सकता है, तो 3 आपका जो है, 3 जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, ये तीनों नॉर्मल स्ट्रेस है, और बाकी जो आपका 6 जो है वो शियर स्ट्रेस है। जो आपका ये तीनों है ये नॉर्मल स्ट्रेस है, एंड रिमेनिंग जो है ये 6 जो है आपका ये शियर स्ट्रेस है। ठीक है, बट यहां पे पूछा क्या आपसे, तो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट यहां पे देखिएगा, टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट, टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट एट ए पॉइंट इन ए 3D बॉडी, तो कितना हो रहा है, 9। आंसर कितना है, 9। कौन कौन सा आपका, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जेड, टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई। ठीक है, यही 9 नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट होता है कोई भी पॉइंट पे यदि डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, बट यहां पे क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जैसे ही लिखा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक्चुअल में जो टॉ वाई एक्स है वो टॉ एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक है, जो टॉ आपका जेड एक्स है वो टॉ एक्स जेड के बराबर होता है। उसी तरह से टॉ वाई जेड जो है टॉ जेड वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट यदि स्ट्रेस कंपोनेंट लेना तो ये 6 में से केवल 3 ही लेंगे हम। 3 ये हो गया और 3 जो है आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट लेना तो टोटल बचा कितना? ओनली 3 शियर स्ट्रेस एंड 3 नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो टोटल इज योर 6। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन शायद 6 है। ठीक है, सो डी विल बी आंसर 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? यहाँ देखिए एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है जिसका लेंथ एल है। एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है बोल रहा है जिसका लेंथ क्या है? आपका एल लेंथ है। ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका? ए जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ओके, एक्सटेंड बाय डेल्टा, ये यहां पे डेल्टा है, अंडर द ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड। इस पे जो है हम ग्रेजुअली एक टेंसाइल लोड अप्लाई किया, अपन जो है इस पे ग्रेजुअली टेंसाइल लोड अप्लाई किया और ग्रेजुअली टेंसाइल लोड अप्लाई करने से इसका लेंथ में चेंजेस आया, लेंथ इंक्रीज हुआ। टोटल कितना लेंथ इंक्रीज हुआ? डेल्टा। ठीक है, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्पेसिमेन, आपसे पूछा स्ट्रेन एनर्जी इसमें कितना डेवलप होगा? स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए आपका जो स्ट्रेन एनर्जी होगा हाफ ऑफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। सो हाफ ऑफ पी लोड लगा, आपका लेंथ में कितना चेंज हुआ? डेल्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा इज योर स्ट्रेन एनर्जी। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बीम यूनिट, अब यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, एक बीम है, ये भी आपका सॉम का ही क्वेश्चन है। सॉम में शियर स्ट्रेस से क्वेश्चन है, ये जो शियर स्ट्रेस चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। ठीक है, अब बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक बीम है आपका, सपोज कीजिए ये एक बीम है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ओके, इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक ट्रांसवर्स लोड लग रहा है आपका। क्या लग रहा है? ट्रांसवर्स लोड। सपोज कीजिए ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। ओके, द स्ट्रेस अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेंट्रल क्रॉस सेक्शन, जो सेंट्रल क्रॉस सेक्शन है, जो सेंट्रल क्रॉस सेक्शन है वहां पे स्ट्रेस अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस कितना डेवलप होगा? यदि क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो सेंट्रल पोर्शन में, ये इसी बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो सेंटर में जो है इसका, इस बीम का बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम पहले कैसा होता है? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, और शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा? दिस इज योर शियर स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज योर शियर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन में देखिए, जो क्रॉस सेक्शन के सेंटर वाला पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन, क्रॉस सेक्शन के जो आपका सेंट्रल पोर्शन है वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस तो जीरो है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? जीरो, बट शियर स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम। शियर स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओनली, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओनली। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
ये आपका सॉम से ही क्वेश्चन है। सॉम में जो है कॉलम से आपका क्वेश्चन है, कॉलम से। तो कॉलम एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां पे क्रिपलिंग लोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड होता क्या है? पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इफेक्टिव होल स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल इफेक्टिव हो गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ओके, यहां पूछा द क्रिपलिंग लोड फॉर द डायरेक्शन फिक्स्ड स्ट्रट। सपोज एक ये दोनों साइड से फिक्स्ड है, स्ट्रट है, ठीक है। अब इसका यदि क्रिपलिंग लोड निकालिएगा तो इसका जो एल सपोज लेंथ है तो एल इफेक्टिव कितना होगा? L/2, ठीक है। तो क्रिपलिंग लोड कितना आ जाएगा इसमें? पाई स्क्वायर ई आई, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बाय 4। ये क्रिपलिंग लोड आया। नाउ अब ऑप्शन देखिए, ये पूछा पहला ऑप्शन 3 times that of the strut with one end is fixed and other is pinned। यहां पे बोला एक साइड यदि फिक्स है और दूसरे साइड यदि पिन्ड है, इसका लेंथ एल है, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा L/2, L/√2, ठीक है। तो यहां पे जब आप क्रिपलिंग लोड निकालेगा तो क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर इंटू 2। तो ये बोला 3 टाइम्स, लेकिन यहां से यदि कंपेरिजन कीजिएगा तो ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो ये तो गलत हो गया। 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्ट्रट विद वन एंड इज फिक्स। इसका जो है 2 टाइम्स ये है, तो ये तो गलत हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, 4 टाइम्स दैट ऑफ द पिन एंडेड स्ट्रट। इस सेकंड ऑप्शन जो है ये बोला दोनों साइड से पिन किया हुआ है, दोनों साइड से पिन किया हुआ है। लेंथ एल है तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ भी एल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे जब आप क्रिपलिंग लोड निकालिएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब यदि कंपैरिजन किया जाए, जब दोनों साइड पिन्ड है और दोनों साइड फिक्स्ड है, तो क्रिपलिंग लोड जो है पिन का 4 टाइम्स जो है ये है, ठीक है, आपका फिक्स्ड वाला। तो यहां पे भी लिखा 4 टाइम्स दैट ऑफ द पिन एंडेड। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका सॉम से क्वेश्चन है। सॉम में थ्योरी ऑफ फेल्यूर से क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक? थ्योरी ऑफ फेल्यूर। थ्योरी ऑफ फेल्यूर जब पढ़ते तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, जैसे कि लिख लेते हैं यहां पे सारे थ्योरी। एक होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंकाइन थ्योरी, या फिर आप लैम्स थ्योरी भी बोलते हैं कभी कभी, लैम्स थ्योरी, ठीक है। रैंकाइन थ्योरी या फिर लैम्स थ्योरी भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ओके। उसी तरह से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर सेंट वेनेंट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लिखिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये सब जो है, एक तो है इसका जो कौन सा स्ट्रेस कंपोनेंट रिलेट करा, दूसरे साइड में उसके साइंटिस्ट जो उससे इन्वॉल्व है उसका नाम। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है आपको इसमें या तो ट्रेस्कास थ्योरी लिखेगा, ट्रेस्कास थ्योरी, या फिर गेस्ट थ्योरी, या फिर कूलॉम्स थ्योरी,
कूलम्ब्स थ्योरी। कोई भी यदि नेम रहे या ट्रेस्कास, गेस्ट या कूलम्ब्स, तो वो जो है आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, यह है हेग्स जो साइंटिस्ट से है रिलेटेड, HIGHS हेग्स एंड बेल्ट्रामी थ्योरी। ठीक है, लास्ट वन इज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, इसी को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोला जाता है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है उसी को जो है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोला जाता है। और इसके साथ जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वॉन मिसेस एंड हेनकी ह्यूबर, ये साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, वॉन मिसेस एंड हेनकी ह्यूबर। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ फेल्योर वाज प्रपोज्ड बाय। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कौन दिया है? वॉन मिसेस एंड हेनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका ये है बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन। बिल्डिंग मटेरियल में भी कौन सा चैप्टर? टिम्बर। जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें टिम्बर चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, टिम्बर में यहाँ पे पूछा, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, 3 मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वुड। 3 मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वुड आर। वुड का ये 3 मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? ठीक है, तो 3 मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, ये 3 मेन होता है। अब यदि इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये आपका 40 to 45% ये रहता है आपका। जो हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज जो है 25 to 30% रहता है सॉफ्ट वुड में एंड 20 to 35 जो है आपका हार्डवुड। ठीक है, और लिग्निन का जो परसेंटेज है दैट इज योर 20 to 25%। तो ये 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वुड का। तो यहां पे देखिए कौन सा आंसर सही होगा। सेलुलोज 40 to 45%, तो 40 to 45 तो यही एक दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है सी इज योर करेक्ट आंसर। हेमीसेलुलोज 20 to 35% इस रेंज में लाइक कर रहा है, लिग्निन जो 15 to 35। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट ये भी बिल्डिंग मटेरियल से ही है। बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है, सीमेंट का क्वेश्चन है। किसका? कौन सा टॉपिक? सीमेंट। सीमेंट जो होता है, ठीक है, सीमेंट में भी ये पोर्टलैंड सीमेंट का बात कर रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, किसका? पोर्टलैंड सीमेंट। जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लाइम, एल्यूमिना, आयरन, इन सब के ऑक्साइड्स को जो है हम बर्निंग करके क्लिंकर बनाते हैं, क्लिंकर। और वो जब बनता है, जब एक दूसरे में फ्यूज होता है, तब जो कंपाउंड बनता है उसको बोगस कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोगस, GES, बोगस कंपाउंड। तो यही सारे वो बोगस कंपाउंड होता है। क्या क्या? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। कौन सा बोगस कंपाउंड होता है देख लेते हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट
जिसको हम आप इसको केमिकल फॉर्मूला 3CaSiO2 3CaOSiO2 या इसको शॉर्ट फॉर्म में C3S भी बोल देते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका परसेंटेज जो होता है नियर टू आपका 54-55 के आसपास रहता है, 54%। ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है वो नियर टू 54%। उसी तरह से डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी एक बोगस कंपाउंड है। इसका जो है 2CaOSiO2 ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम C2S बोल देते हैं। और इसका जो परसेंटेज होता है नियर टू 16 से 17% के आसपास रहता है। ठीक है, तो 16.6, तो ये दो हो गया। उसके बाद जो है आपका टेट्रा या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 3CaOAl2O3, इसको हम C3A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो परसेंटेज आता है नियर टू 10 के आसपास रहता है, तो 10.8% नियर टू रहता है। ठीक है, जो लास्ट कंस्टिट्यूएंट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है 4CaOAl2O3 Fe2O3, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में C4AF भी बोलते हैं। और इसका जो परसेंटेज आता है नियर टू 8 to 9% के आसपास रहता है, तो 9% नियर टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है जो पोर्टलैंड सीमेंट में जो बोगस कंपाउंड बनता है उसका परसेंटेज कितना कितना रहता है। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज याद रखना, इससे अब मैच करके देखते हैं। देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो नियर टू 54 के आसपास रहता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे 10 है, हटाइए, यहाँ पे 30 है, हटाइए, 45 हटाया जाए, ये जो है सही है, नहीं 54-58 के आसपास। ठीक है, एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट 16.6 17, ठीक है चलेगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 8% अप्रोक्सीमेटली 10.8। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपको नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, ये जो है इसका नोडुलर कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट का जो कंटेंट है, ग्रेफाइट का कंटेंट वो बहुत ज्यादा होता है। ग्रेफाइट has a graphite precipitated in the form of rounded particles। ठीक है, ये मटेरियल साइंस से है, आपका मैकेनिकल वाले सर पढ़ाएंगे उसे। तो ये जो है इसमें जो नोडुलर कास्ट आयरन जो इसमें जो है ग्रेफाइट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको हम स्फेरोइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये आंसर आपका डी जो है सही है। नेक्स्ट है आपका इन स्टील सिलिकॉन एज एन एलॉइंग एजेंट। जब हम स्टील में, जब स्टील जो होता है उसमें जो सिलिका रहता है, सिलिकॉन एज एन एलॉइंग एजेंट, वो कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी जो है स्टील को देता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी देता है, acts as a deoxidizing agent, improve the surface grain structure, increases the toughness and promote the magnetic properties। ठीक है, तो ग्रेन स्ट्रक्चर जो है इंप्रूव करता है सिलिका, यदि सिलिकॉन यदि प्रेजेंट है, एंड उसका जो है टफनेस जो है इंक्रीज होता है, साथ ही जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी इंक्रीज होता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। It is used for making the tools and machine that material which with heavy cut, ये आपको मैकेनिकल वाले सर बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेल्टा मेटल होता क्या है ना, डेल्टा मेटल वो होता है जिसमें आपको कॉपर, जिंक एंड आयरन रहता है। क्या होता है डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल में कॉपर,
प्लस जिंक प्लस आयरन, मोस्टली ये रहता है। तो आंसर जो है इसका ये याद रख सकते हैं, कॉपर जिंक आयरन लेड एंड आयरन है, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। इसके साथ थोड़ा बहुत दूसरा भी मेटल रहता है। नेक्स्ट, ये भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यदि आप यहाँ पे पूछा द फैक्टर which converts a future requirement of fund into equal payment of annuity। इसका मतलब क्या, सपोज कीजिए आपको फ्यूचर में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड का जरूरत है, फ्यूचर में आज से 10 साल 20 साल बाद, तो इतना फंड आप फ्यूचर में निकालने जा रहे हैं। उसके लिए आप अभी से एवरी ईयर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, एवरी ईयर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एनुइटी बोलते हैं। एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब इसका टर्म कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, तो एक आपको लमसम अमाउंट जो है मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, लेट अस अज्यूम जो है आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है मार्केट का, इंटरेस्ट रेट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, एन ईयर्स के बाद जो है आपको एफ अमाउंट ऑफ फंड का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय एफ आ जाता है आई डिवाइडेड बाय आई प्लस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1, ये डेरिवेशन से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा यदि आपको सपोज कीजिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड का जरूरत है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड, लेट अस अज्यूम दैट आपको सपोज कीजिए 1 करोड़ का फंड का जरूरत है आफ्टर, 1 करोड़ जो है फंड का जरूरत है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपको एवरी ईयर कितना जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ए इक्वल टू जितना का जरूरत है उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, आई डिवाइडेड बाय आई प्लस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो ये जो आपका एक फैक्टर है, ये फैक्टर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिंकिंग फंड फैक्टर। तो यही आपसे पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट है, सिंकिंग फंड फैक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गैंट चार्ट, ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गैंट चार्ट, या फिर इसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट। बार चार्ट होता क्या है, हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट यदि चल रहा है तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होगा, तो डिफरेंट एक्टिविटीज को टाइम के साथ, टाइम एंड एक्टिविटी को ऐसे ड्रॉ करें। सपोज कीजिए एक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ इस टाइम में, दूसरा एक्टिविटी इस टाइम के बाद चल रहा है, तीसरा जो इससे पैरेलल चल ऐसे चल रहा है। तो ये जो चार्ट है इसी को हम गैंट चार्ट या फिर बार चार्ट भी बोलते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसमें से ऑप्शन देखा जाए, इट रिलेटेड जनरेट द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कर्व यहाँ पे कोई जनरेट नहीं हो रहा है, ओके। इट इज सुटेबल फॉर एनी नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, रॉन्ग। कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सेस, ऑन एक्स एक्सिस जनरली एक्टिविटीज, ये बोला एक्स एक्सिस पे एक्टिविटीज, एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है, टाइम, ओके। तो ये भी गलत हो गया आपका। सो डी इज योर करेक्ट, इज ए वेरी यूजफुल ग्राफिकल एंड वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। यहां पे पूछा क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट है उसको यदि बहुत ही कम टाइम में उसको कंप्लीट करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लार्ज मशीनरी एम्प्लॉय करना पड़ेगा फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यदि कंप्लीट करना, तो उससे क्या होता है, उसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन, दैट इज नोन एज क्रैश कॉस्ट। टाइम कम करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, पहला अब क्या बोला, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट। कंप्लीट रिवीजन इसमें तो होता नहीं है, कोई क्यूइंग थ्योरी का कुछ नहीं है ये कॉन्सेप्ट। एंड एक्टिविटी व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन द पॉसिबल टाइम व्हिच इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे कम में यदि कंप्लीट करना है तो आपको लार्ज रिसोर्सेस एंड मशीनरी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका कॉस्ट जो है क्रैश हो जाएगा, कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही है, पार्ट से क्वेश्चन है, पार्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, फॉर एन एक्टिविटी एस्टिमेट्स, कोई भी एक्टिविटी का, यदि पार्ट में कोई भी एक्टिविटी का जब हम कंप्लीशन टाइम का एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि पार्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक होता है, तो कोई भी एक्टिविटी का सर्टेन टाइम नहीं हो सकता, इसलिए 3 टाइम लेते हैं। कौन कौन सा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी नोट, पेसिमिस्टिक टाइम टीपी, एंड मोस्ट लाइकली टाइम्स टीएम। तो ये 3 टाइम्स हम लेते हैं कोई भी एक्टिविटी का। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है आपका 2, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ 12, एंड मोस्ट लाइकली इज योर 5 days। तो पूछा आपका द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है टी नोट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 2 प्लस 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया आपका 34/6, जो कि आता नियर टू 5.6, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा है आपका नियर टू 5.6, ठीक है, 5.6 डेज। तो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन में आपको 5.6 डेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और साथ ही आपको पूछा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस जो है, वेरिएंस होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं टीपी माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय 6, इसका स्क्वायर। तो टीपी इक्वल टू योर 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। तो दिस इज योर 2.7, वेरिएंस है आपका 2.7। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए 42 फुलकर्सन रूल। फुलकर्सन रूल ये भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन है। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नेटवर्क डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो इवेंट है, इवेंट को हम नंबर असाइन करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये, तो यहां पे हम इसको एक नंबर असाइन करते हैं 1 2 3 4। तो ये नंबर असाइन करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो है फुलकर्सन रूल। फुलकर्सन रूल इज यूज्ड टू गिव द नंबर टू द इवेंट। ओके, तो डिटरमाइन हेल्प्स टू रिलोकेटिंग, नहीं ये नहीं है। इज एप्लीकेबल फॉर द यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज, इज एप्लीकेबल फॉर द यूज ऑफ डमी नोड्स ओनली, प्रोवाइड्स द स्कीम फॉर नंबरिंग इवेंट ऑन अ नेटवर्क। योर डी इज करेक्ट। तो जो भी इवेंट है नेटवर्क सिस्टम में, उसको जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम फुलकर्सन रूल का यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन था आपका सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप आंसर, किसी भी आंसर जो भी मैं बताया उसमें यदि आपको इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। एंड करता हूं, ये सिविल का सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, ठीक है।